एपिसोड 25 इन्फिनिटी मॉल। सिंघानिया पैलेस। अरशद कार में बैठा था और अनन्या के आने का वेट कर रहा था। करीब 10 मिनट वेट करने के बाद भी जब अनन्या नहीं आई तो उसके बाहर खड़े रघुवीर से कहा, पता करो उसे आने में और कितना समय लगेगा। यस सर। अनन्या का रूम। अनन्या बेचैन से अपने रूम के चक्कर लगा रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अनन्या ने हकलाते हुए पूछा। अनन्या, बॉस तुम्हारा वेट कर रहा है, जल्दी चलो, रघुवीर ने कहा। अरशद उसका वेट कर रहा है, ये सुनकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। अनन्या, जल्दी करो, बॉस को मीटिंग में जाना है, रघुवीर ने एक बार फिर कहा। अगर मीटिंग में जाना है तो जाए ना, मेरा क्यों वेट कर रहा है? खुद में बड़बड़ाते हुए उसने डोर ओपन किया। उसके चेहरे पर 12 बजे थे, जैसे वो अपने कमरे से नहीं किसी टॉर्चर रूम से बाहर आई हो। उसकी हालत देख रघुवीर अपनी हंसी रोक नहीं पाया और हंसने लगा। इस पर अनन्या की आंखें और सिकुड़ गई। वो चिढ़ते हुए बोली, मुझ पर हंसना बंद करो, नहीं तो रघुवीर अनन्या का मजाक उड़ाते हुए बोला, नहीं तो क्या करोगी? यह सुनकर अनन्या और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने गुस्से में रघुवीर को देखा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अरशद के करीबी उसके सारे लोग अनन्या को जानते थे और उसे बहुत मानते थे। मुन्ना हो या डेनियल या फिर रघुवीर और श्याम अंकल ही क्यों ना हो, अनन्या सभी के लिए खास थी। अपना सब कुछ बचपन में ही खो देने के बाद एकलौता अरशद ही बचा था जो उसके करीब था, उसका ध्यान रखता था, उसकी परवाह करता था। वही उसका परिवार, उसकी दुनिया, उसका सब कुछ था। बीतते वक्त के साथ और हर समय अरशद के साथ रहने से वो दिन पर दिन उसके लोगों के करीब आती गई और आज कहने के लिए उसके पास भी बहुत से लोग थे जो उसकी परवाह करते थे और वक्त आने पर उसके लिए कुछ भी कर सकते थे, किसी को जान से मार भी सकते थे। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुन्ना का नाम था। रघुवीर की उम्र भी लगभग अरशद के जितनी थी। उसे भी मुन्ना की तरह सिंघानिया फैमिली नहीं पसंद थी, मगर उसकी ड्यूटी 4 सालों से सिंघानिया पैलेस में लगी थी और इसकी खास वजह थी अनन्या। अनन्या के जाने के बाद रघुवीर ने रूम का डोर लॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसकी नज़र बेड पर रखे अनन्या के बैग पर गई। उसने सोचा, बैग भूल गई, ना जाने इस लड़की का आज का दिन कैसा होगा। आई होप यह सब कुछ हैंडल कर पाए। ये सोचते हुए रघुवीर ने अनन्या का पर्स लिया और दरवाजा लॉक करके पैलेस से बाहर जाने लगा। अनन्या ने जैसे ही अपने सामने अरशद की कार को देखा, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसके कदम अपने आप ही स्लो हो गए। अनन्या, आज तेरी किस्मत तुझसे शॉपिंग करा के ही चैन लेगी। इससे अच्छा होता तो कभी कोई डिज़ाइनर नहीं बनती, ना तो ज्वेलरी डिज़ाइनर बनने का बारे में सोचती और ना ही तुझे एसके ग्लोबल में इंटर्नशिप करना पड़ता। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे कभी शॉपिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब यह सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो जो होना था वो हो चुका है या फिर होने वाला है। पता नहीं आज मेरे साथ क्या क्या होगा। भगवान जी, मुझे हिम्मत दो, शक्ति दो, ताकत दो, ताकि मैं सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ। खुद में ही यही सब बड़बड़ाते हुए अनन्या धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रही थी। अनन्या, तुम्हारा बैग कहाँ है? अचानक से अरशद की आवाज़ सुनकर उसके सामने देखा और अरशद को अपने सामने पाया। तुम कार से बाहर कब आए? हकलाते हुए अनन्या ने पूछा। उसकी हालत देख अरशद को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ शॉपिंग के नाम से कोई इतना कैसे डर सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अनन्या अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगी। हर काम के लिए वो अरशद पर डिपेंड रहेगी या फिर दूसरों पर। इसलिए अब तो उसे अकेले भेजना और भी कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया था। तुम्हारा बैग कहाँ है? अरशद ने दोबारा पूछा। यह सुन अनन्या ने अपने हाथ को देखा। उसका हाथ खाली था। इसका मतलब वो बैग कमरे में ही छोड़ आई थी। बैग वो तो कमरे में ही भूल गई। सॉरी, मैं अभी लेकर आती हूँ, कहते हुए वो वापस पैलेस में जाने को हुई कि अरशद ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कार में बैठो, बैग रघुवीर ले आएगा। वो क्यों? मैं खुद ले आती हूँ, अनन्या ने कहा। यह सुन अरशद ने उसे घूर कर देखा तो वो हल्का सा हंसते हुए बोली, रघुवीर भाई पर्स लाए या मैं? बात तो एक ही है, मैं कार में बैठ जाती हूँ। गुड, अरशद ने कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। बिना देर किए वो जाकर कार में बैठ गई। उसके बाद अरशद भी कार में बैठ गया और रघुवीर को कॉल करने के लिए उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन की। तभी अनन्या ने कहा, कॉल मत करो, वो आ गए।
अरशद ने विंडो से बाहर देखा तो रघुवीर अनन्या का पर्स लिए उसकी ओर चला आ रहा था। अनन्या ने कार की विंडो नीचे की। रघुवीर ने उसे पर्स देते हुए कहा, मॉल में पर्स मत भूलना, वरना कल फिर तुम्हें शॉपिंग पर जाना पड़ेगा। रघुवीर अनन्या को चिढ़ाते हुए बोला और हंसने लगा। उसकी बात सुनकर एक बार फिर अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में जल्दी से कार की विंडो बंद कर दी और बैग को टाइटली पकड़ते हुए बोली, सबको यही लगता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं अच्छे से शॉपिंग करके सबका मुंह बंद कर दूंगी। फिर देखती हूँ ये लोग मेरा मजाक कैसे उड़ाते हैं। अरे माना मैं कभी अकेले कहीं बाहर नहीं गई, इसलिए आज थोड़ा डर लग रहा है। उसका मतलब यह तो नहीं कि मैं कभी अकेले कहीं आ जा नहीं सकती। अनन्या बड़बड़ाई जा रही थी। वहीं कार की फ्रंट रो में बैठे डैनियल और श्याम अंकल उसकी बात सुनकर स्माइल कर रहे थे। अरशद भी चुपचाप उसे बकबक करता सुन रहा था। कार सड़क पर आ गई और अनन्या का बोलना भी बंद हो गया। वो शाकर भी लगातार ज्यादा देर तक नहीं बोल पाती थी। ज्यादा और तेज बोलने से उसके गले में दर्द स्टार्ट हो जाता था, इसलिए वो अधिकतर चुप ही रहती थी। सिंघानिया पैलेस, निया का रूम। निया बेजान सी बेड पर बैठी थी। उसके फेस पर किसी तरह से कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके आंसू सूख चुके थे और वो किसी गहरी सोच में थी। मीनाक्षी जी, अमृता जी और पायल पिछले आधे घंटे से उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर निया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ऐसी हालत देख अमृता जी बोली, जी मुझे नहीं लगता इस वक्त निया हमें कुछ बताएगी। इस बारे में हमें डैड ही कुछ बता सकते हैं। उनकी बात से एग्री करते हुए मीनाक्षी जी बोली, आप सही कह रही है अमृता, जरूर कोई बड़ी बात है, वरना मेरी बच्ची की यह हालत ना होती। मैं भगवान से दुआ करती हूँ इन सब में अनन्या का कोई हाथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस बार मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, खुद अरशद भी नहीं। मीनाक्षी जी निया के बगल में बैठी और उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बचपन से ही निया अपनी गलतियों का बोझ अनन्या के ऊपर डालती आई थी। इस वजह से मीनाक्षी जी अरशद के नामौजूदगी में उसे डांटा करती थी। कई बार तो वो अनन्या को सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करने लगती और पनिशमेंट के तौर पर उससे घर का काम भी करवाती। जब यह बात अरशद को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया था। वो अनन्या को लेकर फार्म हाउस पर रहने चला गया था और उसी वक्त उसने अवर डेस्टिनी विला का डिज़ाइन तैयार किया था, जिसका एक फ्लोर का डिज़ाइन अनन्या ने अपने हिसाब से बदल दिया था, जो कि बहुत ही सिंपल था। महेंद्र जी के बहुत मनाने पर अरशद पैलेस वापस लौट आया, मगर उस वक्त के बाद से वो जहाँ भी जाता अनन्या को अपने साथ ले जाता। निया की गलतियों का सिलसिला तब भी बंद नहीं हुआ। अक्सर मौका देखकर वो अनन्या पर इल्ज़ाम डाल दिया करती, लेकिन उसके ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होता था। अब अनन्या को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि अभी भी मौका पाते ही मीनाक्षी जी उस पर तंज कसती रहती थी। आज भी उन्होंने निया की ऐसी हालत का जिम्मेदार अनन्या को मान लिया था। उन्हें अनन्या को भला बुरा कहता देख अमृता जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, जी आप क्यों अभी से इतना सोच रही है? मुझे नहीं लगता इन सब में अनन्या का कोई हाथ है। अगर ऐसा है भी तो हमें इस बात को कन्फर्म करना होगा। डैड के पास चलिए, अब वही हमें सारी बात बता सकते हैं। इस पर मीनाक्षी जी ने सिर हिलाया और बेड से उतरने से पहले उन्होंने निया के माथे पर किस किया। फिर पायल से बोली, पायल बेटा तुम यहीं रुककर निया का ध्यान रखना। यस बड़ी मोम, मैं निया का ध्यान रखूंगी, आप इसकी चिंता मत करिए। और दादाजी के पास जाइए, तभी हमें पूरी बात पता चलेगी, पायल ने कहा। वो निया से अकेले में बात करना चाहती थी और इसके लिए मीनाक्षी जी और अमृता जी का कमरे से बाहर जाना जरूरी था। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी जी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उन्होंने पायल के सिर पर हाथ फेरा और अमृता जी के साथ कमरे से चली गई। उनके बाहर जाते ही निया बोली, जल्दी से दरवाजा बंद कर। पायल ने उसकी आवाज़ सुनने की उम्मीद नहीं की थी। अचानक से निया की आवाज़ सुनकर पहले तो वो थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही निया बेड से कूद गई। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली, यह सब आज ही होना जरूरी था क्या? 2 दिन बाद नहीं हो सकता था? उसे ऐसे कूल अंदाज में देखकर पायल हाथ बांधकर खड़ी हो गई और बोली, निया यह सब क्या था? तो निया स्टडी टेबल के पास जाते हुए बोली, क्या था से तेरा क्या मतलब है? ऑफकोर्स यह सब जरूरी था। यह सुन पायल को गुस्सा आ गया। वो उसके पास आई और उसे अपनी तरफ करके गुस्से में बोली,
तुझे यह सब मजाक लग रहा है? तुझे आइडिया भी है मैं कितना डर गई थी? अथर्व भाई ने भी मुझे रोक लिया था। ना चाहते हुए मुझे उन्हें डिज़ाइन के बारे में बताना पड़ा। तुझे पता है वो कितना गुस्सा हुए थे? मुझे तो लगता है वो जल्दी ही इस बारे में तुझसे बात करने के लिए आएंगे। यह सुनकर भी निया नॉर्मल रही। उसे रिएक्ट ना करता देख पायल ने पूछा, तू सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो निया वापस स्टडी टेबल की तरफ मुड़ गई। उसने स्टडी टेबल का शेल्फ ओपन किया और उसमें से कुछ व्हाइट प्लेन शीट निकालकर टेबल पर रख दी और चेयर पर बैठते हुए बिना किसी भाव से बोली, अरशद भाई को सब पता चल गया है, सनाया के बारे में भी। यह कहते हुए निया ने पेंसिल और इरेजर हाथ में लिया और ज्वेलरी डिजाइन करने लगी। वही उसकी बात सुनकर पायल पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। खुद को संभालने के लिए उसने चेयर को कसकर पकड़ लिया। दूसरी तरफ कार मुंबई के फेमस और बड़े मॉल के प्राइवेट पार्किंग लॉट में आकर पार्क हुई। अनन्या ने मॉल का नाम पहले ही पढ़ लिया था। यह था मुंबई का सबसे जाना माना मॉल, इन्फिनिटी मॉल। अनन्या ने इस मॉल के बारे में सुना और पढ़ा था और आज से 4 साल पहले वो अरशद के साथ इस मॉल में आई थी, मगर उसे अंदर जाने का मौका नहीं मिला। वो 2 घंटे तक कार में बैठकर अरशद के आने का वेट करते करते ही सो गई थी। फेस पर मास्क लगाने के साथ ही डेनियल ने ब्लैक ग्लासेस कैरी कर लिया और साथ ही में सिर पर एक ब्लैक कैप। उसके बाद उसने एक ब्लैक जैकेट पहना और कार से बाहर आ गया। अनन्या ने उम्मीद भरी नज़रों से अरशद को देखा। अरशद को पता था अगर उसने इस वक्त अनन्या को देखा तो वो कहीं भी उसे अकेले जाने नहीं देगा, इसलिए उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, डेनियल तुम्हें एंट्रेंस तक छोड़ देगा। उसके ये कहते ही डेनियल ने बैक सीट का डोर ओपन किया और कहा, अनन्या चले। ना चाहते हुए भी अनन्या कार से बाहर आ गई और डेनियल के साथ उसके पीछे जाने लगी, मगर उसका ध्यान अभी भी कार की तरफ ही था। यह देख डेनियल ने कहा, अनन्या सामने देखकर चलो। उसकी बात सुनने के बाद उसने पीछे देखना बंद कर दिया और एक लॉबी से होते हुए बड़े से रिसेप्शन हॉल में आ गए। रिसेप्शन पर 2 स्टाफ था और पूरा हॉल खाली था। उसने पहले भी ऐसे रिसेप्शन मॉल देखे थे जो पूरी तरह से खाली होते थे। अनन्या डेनियल के साथ हॉल के बीच में लगे सोफे के पास आई। डेनियल ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद अपने फेस से मास्क निकालने के बाद अनन्या से बोला, तुम्हें कुछ खाना है? तो अनन्या बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है, बस प्यास लगी है। इस पर डेनियल ने सिर हिलाया और तभी मॉल का मैनेजर कुछ स्टाफ के साथ उसके पास आया। मैनेजर ने डेनियल को ग्रीट किया, फिर अनन्या को देखा। उसे पहले ही सारे इंस्ट्रक्शन मिल चुके थे, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं पूछा। मॉल के स्टाफ ने कई तरह के डिशेस के साथ कई तरह का जूस टेबल पर सजा दिया। डेनियल ने ऑरेंज जूस अनन्या को दिया और खुद मैनेजर से बोला, तुम्हें याद है ना क्या करना है? तो मैनेजर बोला, आप बेफिक्र होकर यहाँ से जाइए, हम मैम का पूरा ख्याल रखेंगे। तो डेनियल बोला, दैट वुड बी गुड फॉर यू। फिर अनन्या की तरफ मुड़ते हुए कहा, अनन्या अब मैं जा रहा हूँ, 3 घंटे बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। अच्छे से शॉपिंग करना, बेस्ट ऑफ लक। अनन्या उसे रोकना चाहती थी, मगर उसने खुद को हिम्मत दी और उसे जाता हुआ देखती रही। डेनियल के चाहते ही मैनेजर बोला, मैम मेरे साथ चलिए। इस पर अनन्या ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे जाने लगी और कुछ ही समय में वो मॉल के ग्राउंड फ्लोर के बीच में खड़ी थी। मैनेजर ने उस मॉल के सारे डिपार्टमेंट के बारे में बताया और लास्ट में अनन्या से पूछा, मैम आपको सब कुछ समझ में आ गया या मैं फिर से आपको बताऊं? मैनेजर की यह बात सुनकर अनन्या जैसे नींद से जागी। मॉल में काफ़ी भीड़ थी और वो मॉल के बीच में खड़ी थी, वो भी पहली बार। वो सब कुछ देखने में इतना ज़्यादा खो गई थी कि उसे मैनेजर की एक भी बात पल्ले नहीं पड़ी। उसे जवाब ना देता देख मैनेजर ने एक बार फिर पूछा, मैम इफ़ यू नीड सम मोर हेल्प फ्रॉम मी सो यू कैन टेल मी। अनन्या ने जैसे ही मैनेजर की बात सुनी वो बोली, नहीं, और चुप हो गई। असल में वो बोलना चाहती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे यह कहना ठीक नहीं लगा। मैनेजर ने उसे गुड लक विश किया और वहाँ से चला गया। अब अनन्या मॉल के सेंटर में अकेली खड़ी थी और अपने आसपास से गुजरते हुए लोगों को देख रही थी।